ठीक है। सर, H.C. वर्मा में एमिसिव हाँ, पावर का जो डेफिनेशन था उसमें एनर्जी रेडिएटेड बाय एरिया इनटू टाइम इनटू सॉलिड एंगल दिया हुआ है। क्या चीज? सर, H.C. वर्मा में जो एमिसिव पावर का डेफिनेशन था उसमें एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम इनटू सॉलिड एंगल दिया हुआ है। तो कुछ एंगल के लिए मतलब कि एरिया पर्टिकुलर एरिया में दे दिया है। सॉलिड एंगल का जैसे जो पार्टिकुलर एरिया होता है, सॉलिड एंगल का डेफिनेशन क्या है पता है? नो सर। जैसे कि ऐसा मान लेते हैं कि एरिया है, इसको अगर हम किसी पॉइंट से देखते हैं तो ये वाला एंगल जो बनेगा, चारों तरफ से एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं सॉलिड एरिया, सॉलिड एंगल। तो ये एरिया हो गया, ठीक है। तो इसके टर्म में यानी कि पूरे एरिया के अंडर में वो लिखा हुआ होगा। हम लोग जब पूरे एक पर्टिकुलर सरफेस पे गिर रहा है उस एरिया को बोल रहे थे पर्टिकुलर सरफेस। पूरे जैसे कोन शेप होता तो कोनिकल जो बनता हमारा वो पूरे का दिया है, उस टाइप से दिया है वो। ठीक है, वो भी होता है एरिया स्क्वायर बाई एरिया बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉलिड एंगल हम लोग लिखते हैं एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ए गामा इंटू आर स्क्वायर को भी वो कंसिडर करके एरिया ले लिया है। खैर, सर, आप पहले एसएचएम शुरू करेंगे। ग्रेविटेशन भी तो बोले थे, तुम ही तो बोले पहले ग्रेविटेशन कर लेते हैं। बाकी सब का भी है कि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ग्रेविटेशन एक चैप्टर है, तो उसको खत्म कर लेते हैं, इसलिए कहेंगे ठीक है। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि हम लोग जो डेरिवेशंस हैं वो सब जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करेंगे उसमें सारा का सारा सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें ही हम लोग इसमें पढ़ते हुए सब लोग सारा कुछ कवर करेंगे, और वहां से भी हम लोग रिलेट करेंगे, और उसके बाद एसएचएम पढ़ेंगे और वेव्स। ठीक है। सर, लेकिन केवीपीआई में एसएचएम ज्यादा पूछता है। कब है उसका एग्जाम? सर, 31। जनवरी में ही? यस सर। जैसे बाकी सब भी बोला तो के हिसाब से ही देखे हैं। आज कितना हो गया, 20 हो ही गया। क्या करें? ठीक है सर, बोलो। ग्रेविटेशन भी आ दीजिए। जैसे तुम देख लिया जाए। बाकी सब बोला। तो ग्रेविटेशन का भी हाँ, रहता है क्वेश्चन अच्छा खासा। देख लेना और क्या। एसएचएम है, एसएचएम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन वही है कि खत्म नहीं हो पाएगा। देखते हैं, चलो यही ग्रेविटेशन। तो सर, दोनों में आ, टाइम लगभग बराबर ही लगेगा ना? नहीं, एसएचएम ज्यादा लगेगा। तो ठीक है सर, तो ग्रेविटेशन ही पढ़ाइए। जैसे 31 तक ये शायद खत्म हो जाए, वो नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक है सर, तब यही बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखते हैं जैसा होगा, उसमें भी कुछ हुआ तो हुआ। ठीक है, तो देखते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन की अगर हम बात करते हैं, ग्रेविटेशनल मोशन, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो वही न्यूटन फार्मूला से शुरू होता है। न्यूटन फार्मूला क्या है वो सब चीज देखते हुए, और फिर लास्ट में केपलर्स लॉ पे खत्म होता है। कभी कभी बुक्स में देखोगे तो केपलर्स लॉ पहले दिया हुआ रहता है, लेकिन हम लोग लास्ट में देखेंगे केपलर्स लॉ। उसी के बीच में सैटेलाइट का मोशन देखेंगे, फिर एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो सब चीजें चर्चा होंगी। तो वही सबसे पहले आते हैं कि ग्रेविटेशन का कहानी। कहानी लगभग सबको ही पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो खोज हुआ था वो कैसे हुआ था। सेव गिरने से
ठीक है? ऐसा नहीं था कि उससे पहले ग्रेविटेशन नहीं था, ठीक है? ग्रेविटेशन नाम का जो खोज हुआ, वो न्यूटन पे एक एप्पल गिरा और उस एप्पल के मोशन को उन्होंने देखा और उससे उन्होंने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया कि आखिर ये नीचे ही क्यों गिरा? और नीचे गिरा तो उसका मोशन जो है एक्सेलरेटेड टाइप का दिखा। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन नीचे की तरफ है तो ज़रूर उस पे कोई नीचे की तरफ यानी कि अगर ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, ये अगर हमारा पेड़ हो गया। यहाँ से अगर हम बोलें कि यहाँ हमारा एप्पल है, ये अगर नीचे गिरा, नीचे अगर गिर रहा है तो बोले कि वो एक्सेलरेटेड है यानी कि नीचे इस पे ज़रूर कोई फ़ोर्स लग रहा होगा। अब वो फ़ोर्स कैसा होगा? और नीचे ही क्यों लग रहा होगा? तो उन्होंने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया बोला कि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, कुछ अट्रैक्टिव फ़ोर्स लग रहा होगा। ये तो था स्टार्टिंग, इसी चीज़ पे बेस्ड जो हमारा सोलर सिस्टम के मोशंस थे उस पे ज़्यादा लोगों ने चर्चा करा कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा सन है। तो सोलर सिस्टम हम जानते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं, वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो लेट्स से कि ये प्लैनेट है, अर्थ है, ठीक है? और ये इसके चक्कर लगा रहा है। तब तक ये माना जा चुका था कि सन नहीं अर्थ चक्कर लगाता है। तो मान लेते हैं कि अर्थ अगर चक्कर लगा रहा है सन के अराउंड, तो ये चक्कर क्यों लगा रहा है? सन के पास क्यों नहीं चला जा रहा है? सन से दूर क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? कोई तो फोर्स होगा जो बांध के रखा हो। तो सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल कर्व में मूव कर रहा होता है, तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। तो लोगों ने सोचा कि यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा होगा? तो अलग-अलग लोगों का अलग-अलग थ्योरी था। जैसे गैलीलियो थे, तो गैलीलियो ने अपना थ्योरेटिकल रिव्यू ये दिया कि एंगल्स को जो कि कथा में होता है। तो लोगों बोले कि हो सकता है लेकिन कैसे? क्यों हम माने? कुछ तो साइंटिफिक रीज़न भी होगा, एंजल्स क्या होते हैं? तो उन सब का वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए लेकिन लोग ने वहाँ से शुरू किया कि एंजल अपने पीठ पे अर्थ को लेके चारों ओर चक्कर लगवा रहा है। फिर कुछ लोग बोले कि हमेशा सन की तरफ जो है पार्टिकल्स छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो हैं, ये इधर की तरफ हमेशा मूव कर रहे हैं, ठीक है? पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं, तो वही अर्थ को आके ऐसा धक्का दे रहा है और उसी वजह से ये मूव कर रहा है। लेकिन उसमें भी दिक्कत था कि अगर वो पार्टिकल्स धक्का दे रहे हैं, तो मान लेते हैं पीछे से देंगे तो स्पीड बढ़ेगा, आगे से देंगे तो स्पीड बढ़ेगा। वो हमेशा कॉन्स्टेंटली ही क्यों है? और कॉन्स्टेंटली है तो वो ऐसा सर्कुलर पाथ में ही क्यों है? अगर ये धक्का दे रहा है तो अपना ऑर्बिट क्यों नहीं छोड़ रहा है? ठीक है? तो ये सारी चीज़ पे उन्होंने सारे लोग अलग-अलग व्यू, अलग-अलग चीज़ कर रहे थे। उसी समय न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा और एप्पल गिरा तो उन्होंने बोला कि 2 मासेस आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इस वजह से ऐसा कुछ है। तो ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, ये दिया जा रहा था कि अगर अर्थ है, सन है, दोनों ही मैसिव बॉडीज़ हैं। दोनों के पास कुछ-कुछ मासेस होंगे। तो उन दोनों मासेस की वजह से जो अट्रैक्शन है, उसी वजह से यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है और उसी वजह से ये अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है? यानी कि इस कहानी का जो निष्कर्ष पहुँचे वो कहाँ से पहुँचे? तो ये एप्पल गिरने से पहुँचे। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि ग्रेविटेशन का जो खोज हुआ, वो तब हुआ जब एप्पल सर पे गिरा। ठीक है? लेकिन उसके पहले से लोग इस पे चर्चा कर रहे थे। लोगों का अपना-अपना अलग-अलग व्यू था। ठीक है? कि हाँ, कुछ तो है लेकिन वो क्या है
तो उसको न्यूटन ने कहा कि वो ग्रेविटेशन है। अगर दो मासेस आसपास रखे हो तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे, जिस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये लॉ क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई एक मास है, बगल में हम मान लेते हैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसको बोल रहे हैं कि ये मास m1 है, ये मास m2 है, दोनों के बीच का दूरी जो है मान लेते हैं कि r दूरी पे रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहे होंगे, और वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। इसको हम बोल रहे हैं कि F12, यानी कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इस पे हम बोल रहे हैं F21, यानी कि यहाँ पे हमको ध्यान से दिख रहा है कि F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो F21 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ है। तो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बोले हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और ये जो फोर्स होगा, यानी कि अगर दोनों फोर्सेस इक्वल है जिसको हम बोल दे रहे हैं मैग्नीट्यूड में F, तो ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होगा, जिसे हम लोग F इजकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। क्लास 9th में ये फॉर्मूला पढ़े होगे। ठीक है, और जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, कोई बताएगा? सर क्योंकि सब जगह कांस्टेंट रहता है। हाँ, वो कहीं भी चला जाए वो सेम ही रहेगा। जी का वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। kg स्क्वायर। ठीक है, इसको स्टेटमेंट में भी हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन टू मास will be equal and opposite and directly proportional to square product of masses and inversely proportional to square of distance between them। ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है, तो इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कभी कभी कहा जाता है। जितने भी, जैसे कि अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगा तो इन सबको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है, ग्रेविटेशनल इनवर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इनवर्स स्क्वायर लॉ। खैर, छोटा सा चीज है। स्टेटमेंट अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, बोलो? when two masses are separated by a distance, then there acts a attractive force which is proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में ऊपर हम लिखे हैं अकॉर्डिंग टू, अगर लॉ की बात करें तो इस लॉ के अनुसार हम लोग बोलेंगे
कि अगर दो मासेस किसी डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो तो उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स जो है ऐसा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस के अलोंग होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होगा। यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली होगी कि ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है हमेशा, यहाँ पे हम लिखते हैं एंड दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग बोथ मासेस। ठीक है, मान लेते हैं कि ये दो मास है, कोई कहेगा कि इधर भाई फोर्स F1 लग रहा है, इस पे F2 लग रहा है, यानी कि फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट होगा, एक दूसरे की वजह से होगा। ठीक है, तो ऐसा भी हम बोल सकते थे कि भाई F1 F2 के बराबर हो, इक्वल है, अपोजिट है, एक दूसरे की वजह से लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो फोर्स लगेगा दोनों का अगर हम सेंटर मिलाते हैं तो इस सेंटर के अलोंग ही लगेगा, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग बोथ मासेस, जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी के अलोंग लगेगा, अट्रैक्टिव है तो एक दूसरे के तरफ लगेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। चलो इधर लिखते हैं फर्स्ट, यानी कि दिस फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब क्या हुआ, बता सकते हो कोई? सो इस फोर्स का रिएक्शन रिएक्शन एक साथ काम कर रहा एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस किस फोर्स को कहते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ डिफाइन करता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि उसमें हम किसी भी फोर्स को एक्शन मान सकते हैं, किसी भी फोर्स को रिएक्शन मान सकते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ का ये रूल है कि जो फोर्सेस लग रहे होंगे इक्वल लग रहे होंगे, अपोजिट लग रहे होंगे, दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे होंगे, एक बॉडी पे नहीं लग रहा होगा। और तीसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे की वजह से लग रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई तीसरे जादू की वजह से लग रहा हो, नहीं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक दूसरे की वजह से लगना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट लगना चाहिए। ठीक है, तब हम जाके कहते हैं कोई एक्शन रिएक्शन पेयर है, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ये फोर्स जो है, ठीक है, ये जो फोर्स है ये नेचर में कंजर्वेटिव होता है, यानी कि हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव मतलब क्या हुआ, बोलो कोई? कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? सो जो हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व रहता है वर्क डन इन मतलब राउंड ट्रिप इक्वल्स टू 0। एक क्लोज लूप में वर्क क्या होना चाहिए, 0। यस, या फिर बोल सकते हैं वर्क डन बाय दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अब हम लोग बोलते हैं कि फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है, यानी कि वर्क डन इन लूप क्या हो, 0 हो। तो ऐसे फोर्सेस जिस फोर्सेस के कारण वर्क डन इन लूप 0 हो उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये फोर्स जो होगा कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। ऐसे भी हम लोग बहुत सारे उदाहरण हैं। एक ऑब्जेक्ट को उठा के एच हाइट तक ले गए, फिर उठा के वहीं ले आए, तो बोलते थे देखो ले गए तो वर्क प्लस -mgh, लाए तो प्लस mgh, दोनों मिलके 0। ठीक है, ऐसा बोला करते थे। तो वही चीज है कि इसका जो वर्क होगा वो क्लोज लूप में 0 होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कंजर्वेटिव नेचर का अगर फोर्स। थर्ड, इट इज सेंट्रल फोर्स।
ठीक है। सेंट्रल फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो दो बॉडी के लाइन के अलोंग अगर लगता है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रल फोर्स है। फोर्थ, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम। ठीक है, अगर हम दो मासेस को जो रखे हैं, एयर में रखे हो, पानी में रखे, चांद पे ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, ये जो है किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि दो मासेस किस मीडियम में रखे हुए हैं, उन दोनों के बीच में कैसा मीडियम है, उन सब चीज पे डिपेंड नहीं करता। वाटर में है, केरोसिन में है, वैक्यूम में है, क्या है, उससे कोई इसका लेना देना नहीं है। और इसका जो रीजन है वो है जी के ऊपर, कि जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी को भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम यानी कहीं भी जाए, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, दुनिया के ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाए, उसका वैल्यू फिक्स रहेगा। मास m1 और m2 भी हम लोग जानते हैं कि फिक्स ही रहता है, डिस्टेंस चेंज फिक्स ही रहेगा, तो फोर्स भी हमारा फिक्स ही रहेगा, यानी कि किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे ऐसे सवाल दिए जाते हैं घुमा फिरा के, कि दो ऑब्जेक्ट्स थे, एयर में रखे थे, तो इतना फोर्स लग रहा था एक दूसरे पे, उन दोनों को उठा के केरोसिन में डाल दिए तो बताओ कितना लगेगा। ठीक है, या फिर वाटर में पुट कर दिए, वाटर में हम डिप कर दिए तो बताओ कितना लगेगा। डिस्टेंस सेम रखे हैं, मासेस सेम है, तो फोर्स सेम ही लगेगा, क्योंकि ये फोर्स जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फोर्थ फोर्थ जो है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मास m1 है, यहाँ पे एक मास m2 है, और यहाँ पे एक मास m3 है। ठीक है, यहाँ पे चलो हम ऐसे देते हैं, m1 m2 है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड यानी कि m1 और m2 में अट्रैक्शन था, यानी कि दोनों के बीच में बहुत प्यार था, दोनों इक्वल एंड अपोजिट ऐसे फोर्सेस लगा रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में बहुत ही प्यार था, m1 और m2 के बीच में अट्रैक्शन था। इनके जिंदगी में एक तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो इनके जिंदगी में अगर तीसरा आया तो उससे क्या होगा कि यहाँ से एक और अट्रैक्शन इसको मिला, यानी कि m1 और m3 में ऐसा प्यार बढ़ा, इसमें भी प्यार बढ़ा, लेकिन ये जो F12 या फिर F21 था, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर दो मासेस रखे हुए हैं तो दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, जब ये मास नहीं था तब जितना फोर्स था, यानी कि तब जितना फोर्स था, अगर ये मास आ जा रहा है तब भी उस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसे सोच सकते हैं कि अगर m1 m2 है, उन दोनों के बीच में अगर प्यार है, तो उनके जिंदगी में अगर तीसरा आता है तब भी उनके बीच का प्यार पे कोई असर नहीं पड़ता है। भले ही यहाँ एक्स्ट्रा उन पे प्यार होने, फोर्सेस लगने लग रहे हैं F23 और ये F13, तो नेट फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन जो एक दूसरे की वजह से जो फोर्स था वो अभी भी उतना ही रहेगा। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू masses does not depend on absence or presence of any other mass। ठीक है, यानी कि अगर दो मासेस हैं, तीसरा मास रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के बीच में जो पहले फोर्स एक्ट कर रहा था अभी भी उतना ही फोर्स एक्ट कर रहा होगा। हाँ, अगर हम इंडिविजुअली m1 की बात करें तो m1 पे नेट फोर्स हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है, दो दो फोर्सेस हैं, दोनों का हम वेक्टर सम करेंगे, नेट फोर्स निकलेगा।
तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है, ऊपर वाला केस अगर हम लोग देख रहे हैं उसी पे बेस्ड है, उसी पे वैल्यू। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक मास है, यहाँ पे अगर हम m1 रखे हैं, यहाँ पे अगर हम m2 रखे हैं, इधर कहीं m3 रखे हैं, इधर कहीं m4 रखे हैं, ऐसा मासेस है। अगर हम इस इंडिविजुअल m की बात कर रहे हैं, तो इस पे अगर हम m1 से फोर्स की बात करेंगे तो इन दोनों का लाइन मिलाएंगे इधर की तरफ, इसको हम f1 बोल रहे हैं। वैसे ही m2 से फोर्स की बात करेंगे उस पे, तो ये लाइन मिलाएंगे क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगेगा। वैसे ही m3 से बात करेंगे तो इधर की तरफ आएगा। f4 से अगर बात करते हैं तो इधर की तरफ आएगा। ठीक है, और ये जो फोर्सेस है इंडिविजुअल के कारण वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर नेट फोर्स अगर हम बात करें, एफ नेट की अगर हम बात करें, तो नेट फोर्स जो होगा वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होगा। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ आई। किसी भी एक पार्टिकुलर मास पे अगर हम बात करें तो जो है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो होगा, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि अगर हम किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स फाइंड कर रहे हैं, पार्टिकुलर मास पे नेट फोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होगा वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट होगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि उतना काम का है नहीं। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी एक पार्टिकुलर मास का अगर हमको नेट फोर्स निकालना है तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होगा। इतने पॉइंट्स क्लियर हैं? यस यस सर। सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं हम, जो 9th में किया करते थे। ठीक है, ऐसे तीन मासेस हैं, तीनों का हम मास मान लेते हैं कि एम ही है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। साइड लेंथ लेट से ए है। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 या फिर ए बी ए सी। फाइंड फोर्स ऑन सी। जो सी पे मास है उस पे फोर्स कितना लग रहा है वो पता करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे पता करो। हेलो, रूट सर 3 जी एक्चुअली एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कितना? रूट 3 जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। रूट 3 GM। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं सर? क्या? सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? ग्रेविटेशन है। सर रूट 3 GM बाई अभी ज्वाइन करे हो गया? यस सर। हाँ सर, हम लोग का अभी एग्जाम चल रहा था तो वही देके अभी ज्वाइन किए। ग्रेविटेशन शुरू किए हैं। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है।
यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए, ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है। इसके कारण अगर इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो इधर की तरफ आएगा, ए वाले के कारण इधर, तो हम इसको बोल रहे हैं एफ सी ए, यानी कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और यहाँ पे एफ सी बी यानी फोर्स ऑफ सी ड्यू टू बी। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या आएगा, जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे भी ये भी आएगा जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ध्यान से दिख रहा है, अगर ये सी पॉइंट है तो इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम दोनों को एफ बोल दे रहे हैं। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है, तो यहाँ से हम एफ नेट अगर हम पता करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, cos 60 है तो रूट 3f हो जाएगा। चलो लिख देते यस हैं, सर। अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2ff एफ स्क्वायर कॉस ऑफ 60 डिग्री। cos 60 1/2 होता है, तो हमको रूट 3f दिख रहा है। हम f किसको बोल रहे हैं, इस वैल्यू को, दिया जाएगा रूट 3 जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हम बोल सकते हैं कि इधर अगर पैरेललोग्राम लॉ है तो इधर की तरफ लग रहा होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, फिर भी करना है। फोर्स कितना लग रहा होगा, सर 6.692 सर जी जी के बराबर। जी के बराबर सर 6.67 into 25 minus 7 न्यूटन। -7 न्यूटन। यहाँ पे सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो उसको अगर हम मीटर में चेंज करके स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 10 का पावर 4 चला जाएगा, ध्यान से दिख रहा होगा तो इतना हमको फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो फोर्स है ये हमको क्या मिल रहा है, 0.1 2 3 4 5 6 6 7 इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस फोर्स को हम अगर रियल वैल्यू से कंपेयर करें तो ये लगभग हमको क्या मिल रहा है, जीरो ही है। ठीक है, इसीलिए जैसे कि अगर हम कोई बोलता है कि टेबल पे दो बुक रखे हुए हैं, दो कॉपी रखे हुए हैं, दो कुछ भी रखा हुआ है, पेन है, कुछ भी है, ठीक है, तो उन दोनों पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे। कोई भी कह सकता है, क्योंकि अगर हर बॉडी, दो बॉडी है, अगर दो मासेस हैं आसपास में रखे हुए हैं, तो नो मैटर वो कहाँ रखे हुए हैं, एक दूसरे पे वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा टेबल है जिसपे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों पे भी तो फोर्सेस लग रहा होगा, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि जो फोर्स जी का वैल्यू इतना छोटा है कि अगर 10 केजी के ब्लॉक को अगर हम 10 सेंटीमीटर पे भी रखे हैं तो ये फोर्स इतना बहुत आ रहा है। ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है बहुत ही छोटा है। ठीक है, अगर जिस सरफेस पे रखे होंगे वहां फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, मान लेते हैं अट्रैक्टिव फोर्स लग भी रहा हो तो फ्रिक्शन का वैल्यू इससे बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस वजह से वो आपस में मूव नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, 9th क्लास का है कि 9th में ये चीज बताया जाता था। अभी तुम लोग को समझने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कराने का सिर्फ इतना पर्पस था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके मूव नहीं कर रहा है, रीजन ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उन दोनों पे बहुत ही कम लग रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है सर, फिर से एक्सप्लेन करिए ना। जैसे कि कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लग रहा है तो उसको सेंट्रल फोर्स या फिर लाइन फोर्स बोल देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ऐसे से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं।
कि मान लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर पे 4 मासेस रखे हुए हैं, ठीक है, एम 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 एम, ठीक है, किसी एक पे फोर्स निकालो। √2gm²/r²। फोर्स ऑन 3 कितना होगा, ठीक है, निकाल सकते हो। साइड लेंथ अगर ये दे दिए हैं तो होमवर्क है, कर लेना है ये सब क्वेश्चन। ये करो। फॉर एक्सटेंडेड बॉडी, मान लेते हैं कि यहाँ एक छोटा सा पॉइंट मास है m, यहाँ पे हम एक रॉड रख दिए हैं, ठीक है, ये L लेंथ का रॉड है, इसका मास जो है कैपिटल M है। फाइंड फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू पॉइंट मास M, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? अच्छा ये ले लो A। तो यहाँ पे नोट पॉइंट जहाँ करे हो वहां पे एक चीज और नोट पॉइंट लिख लो, छूट गया था, कि ये जो लॉ है न्यूटन्स का, जो ग्रेविटेशनल लॉ है, ये ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मास, ठीक है। So, हम्म so G into capital M into M A square by L plus 2A का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर, सर ऊपर में स्क्वायर, हाँ, सर 2, सर सॉरी सर ऊपर में 4 है, 4A, नो सर सिर्फ 4, हाँ, और नीचे में सर L प्लस 2A का होल स्क्वायर। अच्छा, हमको लग ही रहा था। ठीक है, ये क्या किए हो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/2 पे होगा, तो F लिख लिए हो G(m)m/a प्लस L/2 का होल स्क्वायर, यही, यस सर। ठीक है, ये गलत है, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए हम बोले कि नोट कि जो हमारा न्यूटन्स लॉ है, यानी कि लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, ठीक है, पॉइंट मासेस के लिए ही लॉ हम लोग लिखते हैं। तो एक्सटेंडेड बॉडी, यहाँ रॉड जो है एक्सटेंडेड बॉडी है, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, तो हमको पॉइंट मास बनाना पड़ेगा। एक्स लेंथ आगे जाके dx एलिमेंट लेंगे। हाँ, तो जब जानते ही हो तो सॉल्व करो। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स दूरी पे जाएंगे और एक dx एलिमेंट ले लेंगे। अब ये हमारे लिए जो dm मास मिलेगा, जिसको हम m/l इंटू dx लिख सकते हैं, हमारे लिए पॉइंट ही नजर आ रहा है। तो यहाँ से अगर df लिखते हैं, स्मॉल फोर्स, यानी कि gm/dm बाई एक्स स्क्वायर, रख लो। सर Gm/m/a/a+l। वैसा ही कुछ आएगा, देख लेते हैं कितना आ जा रहा है, gm/m/l इंटू 1/x² dx। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे बताओ, लिमिट a से a+l। a से a प्लस एल, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/x। तो -1/x
A+L सॉल्व कर लो। शायद ये आ रहा है GMM/L इंटू L तो कट जाएगा। तो A into A+L। हम्म, और हेलो, Yes, sir. Yes sir। स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। सर दिख रहा है। आ गया आंसर। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया सर। एक रिंग है, ठीक है, उसके सेंटर पे एक स्मॉल मास m रखा हुआ है। उस मास पे वही फोर्स कितना लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स? सर M पे हाँ, स्मॉल m पे। सर 0। 0 क्यों? सर क्योंकि हर डायरेक्शन से इक्वल ऑपोजिट फोर्स vectorly. लग रहा है। Yes. ठीक है, ठीक है। अगर हम पूछते कि स्मॉल मास के कारण रिंग पे कितना फोर्स लगेगा तो कितना होता? सर वो भी 0 होता। 0 होता। ठीक है, 0 होगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि अगर हम यहाँ एक डीएम मास लेते हैं तो इस पे इधर की तरफ फोर्स, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी हमको स्मॉल मास दिखेगा तो उसके अकॉर्डिंग इधर। तो यहाँ पे डीएम है, इसका अपोजिट ये है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इधर जो फोर्स लग रहा है और इधर जो फोर्स लग रहा है सेम डिस्टेंस पे सेम मासेस के बीच में लग रहा है, तो दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। वैसे ही कहीं भी दो पॉइंट को लेंगे तो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जा रहे हैं, तो नेट फोर्स जो आएगा हमको क्या आएगा? 0। लेकिन हम मान लेते हैं कि ऐसा दे दें, क्वार्टर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, क्वार्टर रिंग है। और यहाँ पे मास हम मान लिए कि स्मॉल m है, इसका रेडियस r है, कैपिटल मास m। ठीक है, फोर्स ऑन स्मॉल मास।
आ गया। सर एक सेकेंड और इसमें एलिमेंट कैसा लेंगे बताओ, एक्सटेंडेड बॉडी है, डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते हैं। तो थीटा एंगल रोटेट करके डी थीटा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से हम थीटा गए, ये डी थीटा ले लिए, तो हमको आर डी थीटा लेंथ मिल रहा है। सो हम्म, सो 4m 4m into small m divided by pi into pi by 2 नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। और किसी का? सो वहाँ 4 होगा ना शायद। कहाँ पे? सर 2 देखिए पाई इससे आर बाई, तो इससे 2 आ पाई गया। आर बाई 4 लिखोगे ना, यहाँ पाई आर बाई 2 लिखे हैं। आगे और किसी का? यहाँ पे f इधर की तरफ आ रहा है, तो हम इसके दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं। इधर की तरफ fx बोल रहे हैं, इधर की तरफ fy, d है तो dfx dfy। सर एफ तो क्या कहते मास की तरफ ना होगा। अच्छा हाँ, सो जी सो जी mm by r square। सिर्फ g/m/r स्क्वायर नहीं, आंसर है 2√2 gm स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर। देखो जैसे कि यहाँ पे m है, तो m पे जो फोर्स लगेगा इधर इस कहीं लगेगा, ये एंगल थीटा है। तो इधर की तरफ हम बोल रहे हैं कि ये df है, इधर की तरफ ये जो df है, तो इधर आ जाएगा dfy और इधर आ जाएगा हमारा dfx। df की अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ तुम लोग, हम सिर्फ लिखते हैं, बोलो। g स्मॉल m dm बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस तो आर ही रहना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, gm m 2 तो है ही, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा, ये क्या आया, df आया। ठीक है, अब इसमें हमको fy और fx दो में हम डिवाइड कर ले रहे हैं, तो अगर हम fx में लिख रहे हैं तो ये क्या आएगा, df साइन ऑफ थीटा, और ये आ जाएगा df कॉस ऑफ थीटा। दोनों को अब अलग अलग लेके हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो dfx को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको fx मिलेगा, जो हम लिख सकते हैं 2gm बाई पाई आर स्क्वायर। हमको कांस्टेंट कॉमन दिख रहा है यहाँ पे,
cos of theta d May I theta help you? कहाँ से कहाँ 0 से pi Don't by be 2. asking me questions, old man. Who are you? You. No, not me, ठीक है. you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are कौन you? मूवी देख रहा है? To you. Are you deaf? No, you is blind. I'm not हाँ? blind, you blind. That is what I just said. You just said what? I did not say what. I said you. That's what I'm asking Hello. you. And you is answering. Shut up. Sir Roshan Gupta. Yes, Not you, him. What's your name? me. It's रोशन you. I am me. He's me. And I'm you. And I'm about to whoop your old ass. जैकी 'Cause I'm चैन का sick मूवी of देख playing रहा है बैठ games. के. You, me, everybody's ass around here. Him. I'm gonna रोशन. whoop his ass. I'm sick of it. तो आप होस्ट हैं, आप म्यूट कर सकते हैं. म्यूट कहाँ आ रहा है? तो वो अपने आप हो गया अब. रोशन. ज्वाइन कर भी दिया बैठ के. रोशन. यस सर. ठीक है. बैठ के मूवी देख रहा है. नो सर, वॉशरूम गए थे तो भाई. अच्छा. ठीक है. यहाँ पे अब देख रहे हैं कि अगर हम लोग फोर्स है तो डीएफ इधर की तरफ लग रहा है एंगल थीटा पे, तो उसके दो कंपोनेंट्स y और x में लिख लिए. x के लिए देख रहे हैं cos थीटा d थीटा. 0 से पाई बाई 2 तक cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? बोलो. -1. हाँ. 0 से पाई बाई 2 तक -1 आता है. नहीं सर, 1. 1 आता है ना, तो डायरेक्शन तो हम लोग पहले से ही ले रखे हैं, बोले भी थे कि याद रखो ग्राफिकल फॉर्म में भी कम से कम साइन थीटा का और कॉस थीटा का. इसका क्या आंसर आएगा? सर इसका भी 1 ही आएगा. ठीक है. पहले भी बताए थे कि cos थीटा कैसा होता है, तो 0 से पाई बाई 2 ये 1 आता है आंसर. 0 से पाई जाएंगे तो 0 हो जाएगा. 0 से 2 पाई जाएंगे तो 0 रहेगा. ठीक है. साइन थीटा का अगर हम करते हैं तो ऐसा जाता है साइन थीटा का 0 से पाई बाई 2 1, 0 से पाई 2. खैर करके देख सकते हो बाई पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से हमको नेट फोर्स चाहिए, तो एफ नेट हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, जो कि हमको 2√2 जी एम एम बाई पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम दिख रहा है. सेम फोर्सेस का अगर करेंगे तो अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख रहे हैं. ठीक सर है. आपने यहाँ पे दो यहाँ कंपोनेंट क्यों लिए? हमारा जो फोर्स है वो क्या है? वेक्टर है. यस. ठीक है. तो हम डायरेक्टली कैसे मतलब कर सकते थे? ठीक है. जैसे कि अगर सारे वेक्टर्स को सम करना है, सबका अलग अलग डायरेक्शन है, सबको यस. कैसे जोड़ोगे? कोई भी वेक्टर होता है तो उसको जोड़ने का है. ठीक है. ये हम एक आर्क लिए हैं जो कि पाई बाई 2 है. तुमको कैसा भी दे सकता है. ठीक है. हो सकता है पाई दे दे, यानी कि सेमी रिंग दे दे, कुछ और दे दे, तो वैसे भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं. तो सेम मेथड से हम लोग कर सकते हैं. यस. एक क्वेश्चन है. ठीक है. यहाँ पे एक ऐसा बॉल लटका हुआ है. ठीक है. यहाँ से भी एक बॉल ऐसा लटका हुआ है. दोनों का लेंथ L है. ये दोनों का बीच का दूरी जो है R है. अब हम जानते हैं कि दो बॉल अगर लटके हुए हैं, दोनों का मास m ही है, सेम मास है, तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो कुछ ऐसा डिस्टेंस आएगा, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r डैश हो जाएगा.
तो यही हमको फाइंड करना है कि आर डैश कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है? तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करिए ना। दो मासेस थ्रेड से एल लेंथ के थ्रेड से टंगा हुआ है और ड्यू टू अट्रैक्शन दे आर सेपरेटेड बाई आर डैश। वो आर डैश कितना होगा वो हमको पता करना है। ठीक है, ये जो है इनिशियल सिचुएशन है, ये जो है हमारा फाइनल सिचुएशन है दोनों ऑब्जेक्ट्स का। जैसे ऐसे समझो कि दो ऑब्जेक्ट्स लटक रहे हैं, दोनों पे फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स लगने से क्या हुआ है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हुए हैं। अट्रैक्ट हुआ है तो इतना आर डैश कितना होगा वो हमको बताना है। ठीक है, एक्चुअली में क्या करना है, देन प्रूव डेट, क्योंकि कैलकुलेशन करने जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा 2l gm। ठीक है, जी जो है स्मॉल जी ग्रेविटी का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हो गया? फिर आ गया? तो प्रोसेस में है। ठीक है, फिगर बना दिए हैं, अगर कोई अगर शुरू नहीं किया है तो सर आ गया। कितना आ रहा है? अच्छा प्रूव करने ना दिए था। अच्छा ठीक है, देखो सिंपल सा है कि इस पे अगर हम ऐसा है इक्विलिब्रियम में है तो इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ F लग रहा है तो GM स्क्वायर बाई आर डैश स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी आर डैश रह जा रहा है। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ रस्सी के अलोंग टेंशन, तो T cos थीटा इधर की तरफ और इधर की तरफ हमको लगेगा T sin थीटा। तो हम इक्विलिब्रियम से ही लिख सकते हैं। अब T तो हमको फाइंड नहीं करना है तो हम यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं, तो रेशियो लेंगे तो हमको दिख रहा है कि tan ऑफ थीटा इक्वल टू F बाई mg, डेट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा g, एक m से m कैंसिल, g इंटू आर डैश का स्क्वायर। अब tan थीटा, तो tan थीटा के लिए यहाँ पे हम फिगर में दे दिए हैं, ये लेंथ जो है L है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है tan ऑफ थीटा जो है r माइनस आर डैश बाई 2
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि हम r सर माइनस वो r लेंथ तो एल डैश नहीं सर, थ्रेड का लेंथ एल है ना सर, हाइपोटेनस मतलब एल होगा ना क्या? सर, हाइपोटेनस का लेंथ एल होगा ना। अच्छा हाँ, जैसे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये जो एंगल होगा बहुत छोटा ही होगा, ठीक है, जो डेविएशन अच्छा होगा। सर, ये अप्रोक्सीमेशन लेना है। हाँ, तो इसको लेके फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये जो r माइनस r डैश बाई 2 होगा बहुत छोटा होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा होता है तो उसमें फिगर दे रखा है, तो लगभग दिया हुआ है, तो इसलिए इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। हो गया? यस सर। ठीक है, दो मासेस हैं, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, दोनों ही मासेस हैं, दोनों क्या होते हैं वो चीज समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है छोटा सा, मान लेते हैं कि एक कार आ रहा है सामने से, अगर कोई फ्लैट सरफेस है, बैंकिंग ये सब कुछ भी नहीं है, फ्लैट सरफेस है, वहां से कोई एक कार सामने की तरफ आ रही है और अचानक से उसका ब्रेक फेल हो जाता है, या फिर कुछ भी, मान लेते हैं कि अनबैलेंस्ड हो गया। हम सामने खड़े हैं या कोई बच्चा सामने खेल रहा है रोड पे, तो हमको बाहर से कोई फोर्स लगा के उस कार को रोकना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा रास्ता हो गया, यहाँ पे कोई बच्चा खेल रहा है और ये हमारा कार हो गया, जो कि अपना कंट्रोल खो चुका है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर हमको इसको रोकना है तो हमको इस पे बाहर से कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, बीच में हल को ला दे या पकड़ के पीछे से खींचे, जो भी कुछ करे, हमको इस पे बाहर से पीछे की तरफ कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये कार रुक सकती है। ठीक है, अच्छा, वो फोर्स जो हम लगाएंगे वो किस चीज पे डिपेंड करता है बताओ? ये वाला फोर्स, इसको हम लोग लिखते हम हैं लोग का मास स्ट्रेंथ पे इनटू डिपेंड करता है। मास। हाँ, मोमेंट ऑफ हम लोग का स्ट्रेंथ इनर्शिया। पे डिपेंड करता है। हमारे स्ट्रेंथ पे बचा लेना है बच्चे को लगने से। ठीक है, मान लेते हैं कि कार बहुत हल्का हो तब, और एक बहुत ही हैवी कार हो तब, दोनों वक्त में हम लोग को फोर्स सेम लगाना पड़ेगा या अलग अलग रोकने के लिए? बोलो। अलग। अलग अलग। मान लेते हैं कि सेम कंडीशन में मोशन कर रहा था, नहीं सेम एक्सेलरेशन से कर रहा था, तब भी जिसका मास ज्यादा होगा उस पे हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका मास कम है उस पे हमको कम फोर्स में भी रोक सकते हैं। अगर सेम स्पीड से चल रहा हो, सेम एक्सेलरेशन हो, फिर भी हमको जिसका ज्यादा मास है उसको रोकने के लिए हमको ज्यादा फोर्सेस लगाने पड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, यानी कि बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन जब तक कि हम एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाएं। और वो इनर्शिया का मेजर क्या होता है? तो मास होता है। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, और इनर्शिया ज्यादा तो रोकने के लिए हमको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं F इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये मोशन का सेकेंड लॉ से हम लोग का आया था F इक्वल टू एम में। तो यहाँ जो ये मास हम लोग यूज किए हैं इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ इसको ग्रेविटेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो इस मास को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल मास। ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक है, ट्रेन पकड़ने के लिए, और हाथ में एक सूटकेस लटकाए हुए हैं। तो ये सूटकेस जो है हमको
सर आवाज आवाज नहीं आ रहा। हेलो, ये सर अब आया। आ रहा है? सर फर्स्ट पार्ट सूटकेस क्लियर? पकड़ा था उसके बाद से ठीक रिपीट है, कर दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है? यस सर। सर ये बैग वाला अब पद बता दीजिए। हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि हम स्टेशन पे खड़े हैं, हाथ में बैग पकड़े हुए हैं, तो बैग क्या हमको हैवी लगता है? कहीं भी खड़े हो बैग हैवी नहीं लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेशन पे ही खड़े होना पड़े। फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि हाथ में सूटकेस पकड़ के खड़े हैं, तो हमको बैग जो है हाथ को हमारे नीचे की तरफ खींच रहा होता है, यानी कि बैग हम पे कुछ फोर्स लगा रहा होता है। वो फोर्स किस वजह से लगता है? तो हम बोलते हैं कि ग्रेविटी जो है बैग को अपनी तरफ खींच रहा होगा, वही फोर्स हम पे लग रहा होगा। यानी कि हम इसके नीचे की तरफ अगर बात करें, तो ये इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस, सरफेस पे है तो रेडियस ऑफ अर्थ ही लिख रहे हैं, इनटू एम, इतना फोर्स लगा रहा होगा। यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है, कितना लगाना है, क्या लगाना है, उससे इस मास का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मास यूज हुआ है बॉडी का, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि नियर अर्थ सरफेस, ठीक है, 9th क्लास में पढ़े थे, फिर भी इस चैप्टर में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले से अगर हम जानते हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं अभी कि नियर अर्थ सरफेस हम लोग ये वाले वैल्यू को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और उस समय पे हम लोग दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। जैसे क्रिकेट से एक एग्जांपल है कि एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है, जो भी बॉल है, यहाँ बॉल है, ठीक है, मास इसका इनर्शियल मास m और ग्रेविटेशनल मास g। ठीक है, इनर्शियल मास को हम mi लिखे हैं और ग्रेविटेशनल मास अगर लिख रहे हैं तो mg लिखे हैं। ठीक है, ये बॉल है, ये हमारा सरफेस हो गया, ये यहाँ पे फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, फ्री फॉल कर रहा है तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा g मास ऑफ अर्थ अपॉन r रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इनटू ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, लेकिन इस पे हम जानते हैं कि ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर भी होगा, यानी कि इनर्शियल मास इनटू एक्सेलरेशन हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से हमको ये दिख रहा है mg बाई mi जो है, या फिर mi बाई mg लिखते हैं, जी एम ई बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए होता है। ठीक है, यानी कि किसी में अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ये इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास में रिलेशन होता है। अब हम जानते हैं, पढ़े हैं ये चीज की जब भी बॉल फ्री फॉल कर रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन हम लोग जी लिख देते हैं, और नियर अर्थ सरफेस जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर का वैल्यू भी जी ही लिखते हैं। तो नियर अर्थ सरफेस नेचुरल, जैसे कि अगर हो गया नॉर्मल बातें कर रहे हैं, वहां पे हमको, यानी कि इन जनरल हम बोल सकते हैं a इजकल टू जी होता है, स्मॉल वैल्यू जो लिखते हैं 9.8, और वही हमारा जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर भी होता है नियर अर्थ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है a और ऊपर वाला दोनों इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि mi जो है mg के बराबर है। लेकिन वो कब बराबर है? जब ऐसा हम कंडीशन ले रखे हैं तब। तो नियर अर्थ सरफेस हम लोग दोनों सेम ही चीज मानते हैं, थोड़ा सा का डिफरेंस है वो क्या है, वो बात हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? दोनों क्लियर है? ठीक है, और नियर अर्थ सरफेस लगभग हम लोग सबका सेमी मानते हैं, लेकिन इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास को हम लोग सेमी कंसीडर करते हैं। तो बस डिफिनीशन में ध्यान रखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी अगर हमको कहीं भी मिलता है तो मास, एक ही मास हम लोग यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोनों में किसी कोई दिक्कत तो बोलो। हेलो सर डिफरेंस एक बार फिर से बता दीजिए। डिफरेंस इतना सा है कि
को जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसका इनर्शिया से लेना देना, यानी कि बॉडी का इनर्शिया पे डिपेंड करता है वो मास। जैसे कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, उसको अगर हमको मूव कराना है, तो उसको मूव कराने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। वो किस चीज पे डिपेंड करता है? उसके मास पे, कि उसका कितना मास है। तो जो मास हम लोग बोल रहे हैं वो इनर्शियल मास कह रहे हैं। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट है, हम सर पे पकड़ के खड़े हैं सिर्फ, तो हमको किस फोर्स से प्रेस कर रहा है? तो अर्थ जो है उसको किसी फोर्स से खींच रहा है, उस फोर्स से उसको प्रेस कर रहा है। तो वहां इनर्शिया का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम वहां पे उसको मूव नहीं कराना चाह रहे हैं। रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहने देना चाह रहे हैं, बस हम उसको होल्ड करके रखे हैं। तो वैसे केसेस में जो हम पे फोर्स लग रहा है वो ड्यू टू अर्थ का अट्रैक्शन लग रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं कि वहां पे इनर्शिया का कोई रोल नहीं है, सिर्फ जो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का रोल है। तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। ये भी हम बता रहे हैं कि अगर अर्थ सरफेस के नजदीक में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानते हैं, वो है स्मॉल जी के बराबर, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े थे, अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, पर 9th क्लास में पढ़े थे कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का भी हम लोग जी ही लिखते हैं, यानी कि 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। तो दोनों वैल्यू हमको इक्वल दिख रहा है। तो इस स्पेशल सिचुएशन में, जो कि हम लोग हमेशा मानते हैं, इस केस में हमको मास, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास दोनों सेम चीज आ रहा है, यानी कि हमको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है जब हम नॉर्मल केसेस की बात करते हैं। यानी कि 99.9% केसेस में हमारा इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास इक्वल ही होगा। जहाँ नहीं इक्वल होगा थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस में आ जाता है, नहीं तो हर जगह हम लोग इक्वल ही लेते हैं। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, और किसी कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा ये बताओ कि 320 से फ्री हो सब, या किसी को कोई दिक्कत है? नो सर, 320 फ्री से है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई भी क्लास है, एग्जाम है, कुछ भी है? सर हाँ, बहुत बार अतुल सर लेट तक पढ़ा देते हैं। तो क्लास रहता है जिस दिन उसी दिन ना। यस सर। हाँ तो होगा, अगर ऐसा तो हम बात कर लेंगे, इसलिए पहले पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं 10-10 मिनट भी लें तो एक वीक में 50 मिनट मिल जाएगा, एक क्लास के बराबर हो जाएगा। ज्वाइन करने में ही तुम लोग 5-10 मिनट लेट कर देते हो। 320 से किसी कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है फिर, तो कल नहीं, नेक्स्ट क्लास से, यानी कल परसों से, ठीक है, उस दिन आज डिस्कस कर लेंगे, फिर कल या परसों से। कल तो 3:30 से ही रहेगा, उसके नेक्स्ट क्लास 3:20 से करेंगे। ठीक है, 10-10 मिनट अगर मिल जाता है तो वीक में एक क्लास के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, परसों से दूसरा क्लास भी नहीं है इस वीक में। ठीक है फिर, ठीक है। थैंक यू ठीक है सर। फिर थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। थैंक यू सर। सर हाँ कुछ बोल रहे हो? हेलो, कोई बोला कुछ? नहीं सर, वही थैंक यू सर ही बोल रहा होगा। अच्छा ठीक है फिर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।